हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज का टॉपिक है जल चक्र। चक्र की बात है तो पर्यावरण भूगोल में चक्र को लेकर के बहुत से छात्र असमंजस की स्थिति में रहते हैं। ये चक्र क्या है? आपको सिंपल सी बात बता दें, चूँकि पृथ्वी गोल है, वो चक्र में घूमती है, अपनी परिक्रमा करती है, तो इसकी प्रकृति ही, इसका नेचर ही ऐसा है कि जो भी गतिविधियां यहाँ होती हैं वह चक्र में होती हैं, सर्किल में होती हैं। प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्राकृतिक भौतिक तत्व घटक सब अपनी अपनी भूमिका में अपने अपने चक्र में काम करते हैं। उसी चक्रों में से आज का टॉपिक है जल चक्र। जल कैसे अपने स्थान को बदलते हुए जहाँ से वह शुरू होता है वहीं आकर के अंत होता है, इस प्रारंभ और उसके अंत की पूरी प्रक्रिया को हम एक शब्द के नाम से जानते हैं, जल चक्र। तो आज हम समझेंगे मिल करके कि जल चक्र है क्या, यह काम कैसे करता है। तो चलिए, टॉपिक है आज का जल चक्र। चक्र माने सर्किल, घेरा, पानी का घेरा, पानी की सर्किल कैसे बनती है। जल चक्र विभिन्न अवयवों, घटकों, प्रक्रियाओं, माध्यमों से कैसे गुजरते हुए पुनः अपने स्थान पर आता है, इसी विषय को आज हम लेते हैं। तो आज आप मिलकर के अध्ययन करेंगे जल चक्र का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जल चक्र पूरे धरातल का समझना है तो आपको बता दें, पृथ्वी पर 71% जल है। संपूर्ण हमारी जो पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी पर जल कितना है? 71%। ये 71% जो जल है वह विभिन्न रूपों में है। आज इसी विभिन्न रूपों में जो जल है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी गतिविधियां कैसे संचालित होती हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर 71% जल है। दूसरा बिंदु है जल जीवन का आधार है। जल जीवन का आधार है, यह बात सर्वविदित है। कहा भी जाता है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। आप भोजन के बिना अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जल के अभाव में आप, हम या कोई प्राणी या कोई जीवधारी जल के बिना नहीं रह सकता। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है, या जल ही जीवन का आधार है, बेस है। अभी पटना में जल पर एक सेमिनार चल रहा था और जापानी वैज्ञानिक ने कहा जल ही जीवन है। यह बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें जल में भी जीवन है। जल में भी जीवन का आशय यह है कि जो जल है वह जल खुद एक जीव का स्वरूप लिए है, उसमें जीवन है। क्योंकि जिसमें जीवन होगा वही दूसरे को जीवन दे सकता है। बिना जीवन के आप दूसरे को जीवन नहीं दे सकते। अर्थात जो आशीर्वाद दे सकता है वही श्राप दे सकता है। जीवन का आधार कौन है? जल। जल ही जीवन है क्योंकि उसमें जीवंतता है, उसमें एक जीव को पोषित करने की पूरी क्षमता है। हमारे आपके शरीर में भी आप अध्ययन करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन का आधार है। इसकी प्राप्ति जीवों को जल चक्र के द्वारा होती है। अब अगला प्रश्न ये कि जल ही जीवन का आधार है तो यह जीव को जल प्राप्त कैसे होता है? तो यह बात यही फिर शुरू होती है, जीवन का आधार जो जल है वह जीव को कैसे प्राप्त होता है? वह जीव को चक्रों के माध्यम से प्राप्त होता है, और इसी चक्रों का आज के इस टॉपिक में अध्ययन करना है। लगभग 35,600 किलोमीटर 35,600 किलोमीटर जलवाष्प के रूप में समुद्र से जल वायुमंडल में जाता है।
35,600 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में जल जो वाष्प होता है वह कहाँ जाता है? वायुमंडल को प्राप्त होता है। यह 35,600 किलोमीटर जल वाष्प के रूप में समुद्र से वायुमंडल को जो जाता है, अब यहीं से प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि समुद्री जल या जो जल धरातल पर है, संपूर्ण धरातल पर जल 71% है। सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र में जल है, व्याप्त जल है, वह वायुमंडल को जाता है। अब यहाँ से इसकी चक्रीय प्रक्रिया का श्री गणेश मंगलाचरण है। कैसे, आइए हम आप समझते हैं। 89% जल वर्षा का समुद्र को जाता है। 89% जब वर्षा होती है, झमाझम जब बारिश होती है, तो यह बारिश का पानी कहाँ जाता है? 89% समुद्र को चला जाता है। अर्थात अभी आपने जो पढ़ा है कि 35,600 किलोमीटर जो जल वायुमंडल को जाता है, वह वायुमंडल को जो 35,600 किलोमीटर में जल वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाता है, और जब वो वर्षा के द्वारा धरातल को प्राप्त होता है, तो वही धरातली जल फिर समुद्र को जाता है, जिसकी मात्रा कितनी है? 89%। अब जो शेष बचा जल है वह 11% पृथ्वी पर प्रवाहित होता है। वायुमंडल में बादल वाष्प संघनित होकर के वर्षा, और वर्षा के माध्यम से जब धरातल पर जल आता है तो वह सारा का सारा प्रवाहित होकर के समुद्र में चला जाता है। यह समुद्र में जाने वाले जल की मात्रा 89% है। जो शेष बचा 11% वह प्रवाही जल है। अब वह प्रवाही जल, वह बहता हुआ जल, स्थिर जल विभिन्न मदों में है, विभिन्न रूपों में है। यह 11% जल जो प्रवाहित होता है वह कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, इसकी हम आप चर्चा करेंगे। धरातल पर स्थित जल प्रतिशत में है। मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पहला बिंदु हम लेते हैं नदी में। जो वर्षा होती है 89% समुद्र में जाता है, जो शेष बचा रहता है वह कहाँ होता है? नदी में। नदी में कितना होता है? 0.0001% जल कहाँ है? नदी में। इसके बाद बारी आती है मीठे जल की। मीठा जल कितना है? 0.0094 यह प्रतिशत जल है मीठे के भाग का, मीठे जल का अंश है। खारा झील या महाद्वीपीय सागर में जो जल है वह कितना है? 0.0076% है। मृदा में नमी, जो हमारे धरातल पर मिट्टी है, जो मृदा है, जो भूमि है, वह भी नमी से युक्त है। वह नमी किसके कारण है? जल के कारण है। और यह जल जो मिट्टी में है उसकी मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। तो जो मृदा में नमी है वह कितना है? 0.0108% में है। भूगर्भिक जल जो पृथ्वी के पेट में है, यह भूगर्भिक जल पृथ्वी के पेट में जो जल है उसकी मात्रा कितनी है? 0.5060% में है। हिम टोपी या हिम ग्लेशियर, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं पहाड़ों पर, जो हिमनद हैं, हिमनदों का, ग्लेशियरों का जल वह कितना है? 1.9250% में है। और अंतिम बिंदु है जीव व अजैविक जैविक, जो यह श्रेणी है जीव की और जैविक की, यह गणना में नहीं है। जीव या जैविक जो स्रोत हैं, जीव और जैविक जो माध्यम हैं, इनमें जल की मात्रा की गणना असंभव है, यह अगणित है, जिसकी गणना नहीं की गई है, न की जा सकती है। इस तरह जल धरातल का विभिन्न स्वरूपों में समुद्री जल के बाद जो वर्षा का जल है, 89% समुद्र में जाने के बाद जो 11% जल है, ये इस 11% जल को इन मदों में यह प्रतिशत में दिखाया गया है।
यह हेडिंग यह है नदी के में, खारे में, मीठे में, मृदा में, भूगर्भिक में, हिमटोपी में, जीव में, यह विभिन्न मदों में कितना जल है? 11%। यह पूरा बांटा गया, यह सारा वर्गीकरण रहा। अब हम अध्ययन करेंगे जल का विभिन्न स्वरूपों के साथ साथ यह जल का जो बृहद क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है। तो चलिए हम आज आप देखते हैं धरातली जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब आपको हम समझाते हैं यह चक्र कैसे चलता है, यह चक्र गतिशील कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं सूर्य के पास। सूर्य इस संसार का आदित्य, भानु, भास्कर, जितने उसके नाम हैं, यह सूर्य पावर हाउस, ताप का स्रोत है। जब सूर्य दहकता है तो उसकी तपिश से समुद्र में जो जल है वह हीट होता है, और जब यह समुद्री जल सूर्य की रोशनी से, आप देखिए सूर्य की जब किरणें समुद्र में पड़ी तो समुद्र में पड़ने के कारण सूर्य की किरणों से समुद्री जल भाप बन गया। भाप हल्की होती है इसलिए वह ऊपर उठती है, और जब वह ऊपर उठती है इसी बीच में हवा का झोंका आता है, थोड़ा और ऊपर उसको ले जाता है, फिर वह जल की बूंदें, वह भाप संघनित होती है और संघनित होकर के रूप पकड़ती है बादल का। अब यह बादल जब भाप बन गई, इस बादल को फिर हवा धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाते हुए यहाँ लाती है, और जब यहाँ लाती है तो फिर वह क्या है? यह क्षेत्र है पर्वतीय, और इस पर्वतीय क्षेत्र पर जब यह बादल आता है टकरा करके वर्षा करता है, और जब यह टकरा करके वर्षा करता है तो फिर यह नदियों के माध्यम से झील में, झील के माध्यम से मिट्टी में, नमी में, पौधों में, फिर लैगून में, फिर सागर को जाता है। अब आप देखिए एक सर्किल बन रही है। कैसे? सूर्य की रोशनी समुद्री जल पर पड़ी, सूर्य की रोशनी महासागरीय जल पर पड़ी, और महासागरीय जल सूर्य की तपिश से गर्म होकर के भाप हो गया। भाप हल्की हुई तो हवा लेकर के उसको उड़ चली, जैसी ही हवा लेकर के उड़ चली और वह संघनित हुआ, संघनित होकर के वायुमंडल में तैरने लगा। तैरने लगा तो फिर कहाँ आया? पर्वतीय क्षेत्र पर, यहाँ से टकराया, फिर इस तरह एक सर्किल बनते हुए यहाँ गई है। बनती है सूर्य की रोशनी जब धरातल पर पड़ती है तो जल हमारा वाष्पित होता है। जल वाष्पित समुद्र से भी होता है, झीलों से भी होता है। समुद्र से जो जल वाष्पित होता है वह 86% होता है, झीलों से, धरातल से 14% होता है। तो इधर 14% और इधर 86%। इधर यह समुद्री जल है, इधर यह झील का जल है। झील के जल 14%, समुद्री जल 86%। दोनों को जोड़ कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 100% हो गया। अब यह 100% जल जो है वाष्पित हो गया और ऊपर चला गया, बादल के रूप में संघनित हो गया, और यह भाप, यह वाष्प, यह बादल जो बना 86 और 14 कुल मिलाकर के 100% जल भाप हो गया, बादल हो गया। अब 77% फिर वह कहाँ आ गया? नीचे समुद्री क्षेत्र में 23% आ गया धरातल पर, वह नमी के रूप में पौधों को, और जो बचा वह लैगून और झीलों के माध्यम से फिर सागर में चला गया। इस तरह 86% और 14% वाष्पित हुआ, 77% और 23% नीचे जल के रूप में, हिम के रूप में, तुषार के रूप में, चाहे जिस भी ओले के रूप में जल हमको प्राप्त हो गया। तो एक कहावत है, ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। जितना जल भाप बना उतना जल हमको प्राप्त हो गया। भाप कहाँ से बना और कितनी मात्रा में बना? भाप 86% समुद्री क्षेत्र से बना, 14% झील क्षेत्र से बना, 14 और 86 100 हो गया। और यह जब बादल बनकर के ऊपर गया तो फिर 77%
सागर को वर्षा के रूप में प्राप्त हो गया, 23% धरातल को वर्षा के रूप में प्राप्त हो गया, जो बचा खुचा वह हिम के रूप में, तुषार के रूप में, ओले के रूप में, विभिन्न स्वरूप में धरातल को जल प्राप्त हो गया। इस तरह 100% भाप और 100% जल के रूप में प्राप्ति। यह सर्किल जब पूरा होगी तो इसी का नाम जल चक्र है। चक्र अपना पूरा हुआ, सर्किल अपनी बन गई। आप देख लीजिए एक सर्किल बनती हुई आपको दिख रही है। आप देख लीजिए एक सर्किल यहाँ से ये कंटिन्यू रन कर रही है, और इसको संचालित कौन कर रहा है, इसका डायरेक्शन कौन दे रहा है, इसको गति कौन दे रहा है, तो इसके गति का डायरेक्शन नीति नियंता कौन है, सूर्य। सूर्य की रोशनी न धरातल पर पड़ती न समुद्र पर पड़ती तो यह वाष्पन नहीं होता। जैसे यहाँ से 86 और यहाँ से 14, 100 ऊपर चला गया और यहाँ 77 और यह 23 नीचे आ गया। एक सर्किल ये जो बनते हुए दिख रही है यही है जल चक्र। यह तो टेक्निकल है, यह गणितीय है, यह भौगोलिक सूचनाएं हैं। सिंपल साधारण बुद्धि से आप समझिए, सूर्य की रोशनी जब धरातल पर पड़ती है तो नदी से, झील से, झरने से, सागर से, महासागर से सूर्य क्या करता है, पानी को भाप बना देता है। और वह जब भाप बन करके संघनित होती है तो कुछ समुद्र में ही, कुछ धरातल पर ही, कुछ पर्वतीय क्षेत्र में जाकर के वह वर्षा करके जल धरातल को पुनः दे देता है। तो लिया कहाँ से, समुद्र से। दिया कहाँ, समुद्र को। कैसे दिया, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, ओला के रूप में। यह पानी जो उसको प्राप्त हुआ यही सर्किल ही जल चक्र है। कल्पना करिए कि सूर्य की रोशनी धरातल को न प्राप्त होती तो झील का पानी कैसे भाप बनता, नदी का पानी कैसे भाप बनता, नहर का पानी भाप कैसे बनता, सागर और महासागर का पानी भाप कैसे बनता। अब भाप न बनता तो बादल कैसे बनते, बादल न बनता तो वर्षा कैसे होती, और वर्षा होने के बाद नहरों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से पानी क्या करता है, एक एक करके फिर समुद्र को चला जाता है। तो समुद्र से लिया और समुद्र को दिया, यही सर्किल जल चक्र है। साधारण शब्दों में, यह तो भौगोलिक नॉलेज थी। आपको इस साधारण शब्द के माध्यम से, यह कथानक के माध्यम से मैंने यह बताने का प्रयास किया कि जल जहां से उठा है वहीं जाएगा, और जब वहां से उठा वहीं पहुंच गया तो यह हो गया चक्र, यह हो गई एक सर्किल, यह हो गया एक घेरा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है, इस पर प्रत्येक घटना गोल गोल होती है, इस पर प्रत्येक घटना चक्रीय अवस्था में होती है। तो समुद्री क्षेत्र से, झील के क्षेत्र से, नदी, पहाड़, झरनों के क्षेत्र से पानी का भाप बनना और भाप होकर के पुनः बादल के रूप में, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, तुषार के रूप में, ओले के रूप में, ओस के रूप में, यह जितने वर्षा के और वर्षण के जितने फॉर्मेट हैं, जितने घटक हैं, उनके माध्यम से जल धरातल को प्राप्त हो जाना ही जल चक्र है। जल ही जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। रामचरितमानस में भी तुलसी ने कहा, घन घमंड घन बरसत की बात जब वो करते हैं तो इसके माध्यम से यही बताने का प्रयास करते हैं कि सूर्य क्या करता है, बादल बनाता है पानी को लेकर के, और वही बादल फिर बरसते हैं, और वह जब बरसते हैं तो पूरी धरती संतृप्त हो जाती है, और यह जब धरती संतृप्त होती है तो वह एक सर्किल को पूरा करती है, एक चक्र को पूरा करती है, और यह शाश्वत प्रक्रिया चल रही है, यह निरंतर प्रक्रिया चल रही है, और इसी प्रक्रिया का नाम जल चक्र है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जल चक्र की घटना को, जल चक्र के टॉपिक को बताने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो पर नए हैं दर्शक तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और हमें सुझाव देते रहें कि आपको इस वीडियो में क्या कमी, क्या खामी और क्या खूबी नज़र आई, हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।